हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दिनेश कुमार निराला आज आपके बीच क्लास 10th बिहार बोर्ड के टॉप बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण बायोलॉजी का कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिससे आपका एग्जाम जो अभी चल रही है उस एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिटेड ये वीडियो साबित होगा। तो चलिए आइए हमसे जुड़िए और आज इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच जय प्रक्रम पोषण का, जिसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वपोषी स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पहले है क्या? तो वह क्रिया जिसमें जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। उस जीव जंतु या पेड़ पौधे को स्वपोषी कहा जाता है और इस पूरी क्रिया को स्वपोषण कहा जाता है दोस्तों। तो ये खुद से जो भोजन निर्माण की क्रिया है ये ज्यादातर हरे पेड़ पौधे करते हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं आपको बोल दूं कि स्वपोषी पौधा के जो उदाहरण हैं, स्वपोषी पोषण के जो उदाहरण हैं वो पौधा है ना। पौधों में स्वपोषी पोषण होते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन बन सकता है परपोषी पोषण के उदाहरण है। तब परपोषी के लिए हो जाएगा वह क्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, किसी दूसरे पर आश्रित हो, वे परपोषी कहलाते हैं वे जीव। और ऐसी क्रिया को परपोषण कहते हैं, जिसके उदाहरण हो जाएंगे जीव जंतु, है ना। जितने भी जीव जंतु हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है वो सब जीव जंतु हो जाएंगे। अगर बात करें पौधों में तो अमरबेल की लत्ती भी परपोषी पौधों के उदाहरण में आते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम आपको लेकर और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? तो हरे पेड़ पौधे जब भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करता है, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? तो भूमिगत जल, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश किसकी उपस्थिति में? तो पत्तियों में पाई जाती है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, है ना। उसकी उपस्थिति में वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। ये इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो भैया प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। सूर्य का प्रकाश जब रहेगा तो दिन रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए दिन में ए इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में, याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो आप लोग डायलॉग भी सुने होंगे कितने मूवी का, एक चाटा मारेंगे 32 के 32 दांत झाड़ देंगे, मतलब टोटल दांत झाड़ देंगे। एक वयस्क में 32 दांत होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कितने दांत होते हैं? 32 दांत, है कि नहीं। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, मैंने आपको बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों की पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो क्लोरोप्लास्ट का काम है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। उसी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। यही कारण है कि पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल जो है ना वो किसका है? पेड़ पौधों का वह अंग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए बी इज द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा मित्रों? क्लोरोप्लास्ट। इसी के साथ हम आपको लेकर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत, याद रखिएगा, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो याद रखिएगा दांत की ऊपरी परत की बात कर रहा है तो ऊपरी परत बनी होती है इनामेल से। बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है, याद रखिएगा द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, ईस्ट में बताऊंगा, पैरामीशियम में होता है। तो जिसमें होता है तो वो तो द्विखंडन के लिए नहीं होगा। यहां पूछ रहा है नहीं, निगेटिव क्वेश्चन है और निगेटिव क्वेश्चन का जवाब निगेटिव ही होता है। तो याद रखिएगा अमीबा में द्विखंडन की क्रिया होती है, पैरामीशियम में द्विखंडन की क्रिया होती है, युगलिना में द्विखंडन की क्रिया होती है। तो जिसमें द्विखंडन की क्रिया होगी उसको पहले कट कर दीजिए। बचा कौन? ईस्ट में। तो ईस्ट में दोस्तों मुकुलन की प्रक्रिया होती है। ईस्ट जो पौधे हैं उसके जड़ से या तना से नए पौधों का विकास होता है। वो दो भाग में बंटते नहीं, अगर दो भाग में बंटते तो द्विखंडन की क्रिया कहलाती। जैसे एक अमीबा पूर्ण रूप से जो है अस्थाई आकार का जब हो जाता है तो एक ही अमीबा टूट के दो अमीबा बन जाते हैं, एक ही पैरामीशियम टूट के दो पैरामीशियम में बदल जाते हैं, जिस क्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। किंतु जड़ या तना से नए पौधों का विकास होना मुकुलन कहलाता है। यानी कि एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में कि मुकुलन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो याद रखिएगा ईस्ट में। ईस्ट में कैसी क्रिया होती है, तो मुकुलन की क्रिया होती है, यानी द्विखंडन की क्रिया ईस्ट में नहीं होती है, इसीलिए बी द राइट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता है नहीं और वो कंफ्यूजन में जवाब देते हैं बी। ये जो है कि अमीबा, जिसे देखा द्विखंडन मार दिया अमीबा। भैया इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को द्विखंडन, कहीं द्विखंडन पूछ देगा तो बाकी के अन्य क्रिया आपको दे देगा जिसमें द्विखंडन नहीं होती है, एक ऐसा दे देगा, ये तीनों में से कोई एक दे देगा जिसमें होती है। तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन है आगे आपके बीच स्क्रीन पे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी आवश्यक है, राइट। अब आ जाइए स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो स्वपोषी पोषण होगा। और इनमें से सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ये सभी सही रहेगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन को हम आगे की ओर लेकर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके बीच, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। भाई मैग्नीशियम की बात कर रहा है, ये पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है मित्रों? क्लोरोफिल में। अब इसी के साथ मैं क्वेश्चन को और आगे की लेकर आता हूं। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? एकदम इत्मीनान से, ऐसे एग्जाम में भी आपको पढ़ना है, ऐसे ही सेलेक्ट करना है कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, एक ही बार में ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड था। स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, है ना। अब आइए क्वेश्चन है आपके बीच, ना द्विखंडन होता है, आ गया ना क्वेश्चन, द्विखंडन आप पूछ रहा है किसमें होता है? पैरामीशियम सही है, अमीबा हाँ भाई सही है, लिस्मेनिया में, लिस्मेनिया तो नहीं होगा, लिस्मेनिया नहीं होगा, पैरामीशियम होगा, अमीबा होगा और युगलिना होगा, है ना। तो इनमें से सभी कह रहा है, यहां ऑप्शन इनमें से सभी ना करके अगर ए और बी दे दे, ए एंड बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए एंड बी मित्रों, है ना। मैंने बोला क्या, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए एंड बी। यही ना सेलेक्ट करने के लिए बोले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में पूछ रहा है दोस्तों, मुकुलन द्वारा नहीं, विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा होता है, ठीक है, बीजाणु जनन नहीं भाई, इनमें से सभी। तो बी इसका सही हो जाएगा, विखंडन होता है। विखंडन में कौन सा विखंडन होता है? द्विविखंडन होता है। अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया होती है, एक बड़ा अमीबा टूट के दो अमीबा में बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं विखंडन इसका सही आंसर है, यानी बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपके
सामने स्क्रीन पे कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने, है ना, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है मित्रों? तो क्या बोलेंगे? द्वार कोशिकाएं। क्या बोलेंगे दोस्तों? द्वार कोशिकाएं। ए इज द राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके बीच है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है ना? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आप लोग को इसकी पूरी डिटेल्स थ्योरी मिली हुई है। याद कीजिएगा कि अमीबा कुटपाद की सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लेती है और उसको अंत ग्रहण कर लेती है, उसको अंदर ग्रहण कर लेती है। यानी कि भोजन को कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। कुटपाद इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। तो इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? जस्ट अभी अभी बताए हैं दोस्तों, पौधों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, या क्लोरोप्लास्ट के कारण, या हरित लवक के कारण। तो इसका क्लोरोफिल इसका सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल, है ना। इस तीनों में से कोई भी नाम दिया रहे तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बड़े आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण शाकाहारी के द्वारा नहीं भाई, अंत ग्रहण के द्वारा, सर्वाहारी के द्वारा, स्वपोषी के द्वारा। तो मैंने आपको बताया है कि अमीबा अपने कुटपाद की सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर के उसे अंत ग्रहण कर लेती है, अंदर ग्रहण कर लेती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अमीबा में अधिकांश पोषण अंत ग्रहण के द्वारा होता है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है भाई? तो ग्रह चंद्रमा तो आएगा नहीं, ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। क्या है भाई? सूर्य। सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आप और आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है किसमें भाई? कवकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सी द राइट आंसर। अब इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि कवक में पोषण की क्रिया कौन सी विधि पाई जाती है? यानी कि कवक की क्रिया में कौन सी विधि पाई जाती है? कवक है, याद कीजिएगा, कवक। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या? मृत जीवी। ये मृत जीवी जीव को भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं, इसीलिए कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक, मृत जीवी पोषण की विधि पाई जाती है। ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या कुटपाद किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा, बार बार रिपीट हो रहा है, अमीबा से संबंधित क्वेश्चन। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा का ये जो भाग देख रहे हैं ना, अमीबा का ये बीच का केंद्रक, और ये जो चारों तरफ ये जो आप इसके जो भाग देख रहे हैं ना, यही कहलाते हैं कुटपाद, है ना। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कुटपाद कहलाते हैं। ये बीच में इसका केंद्रक होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि कुटपाद किस में पाया गया? अमीबा में पाया गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अमीबा में पाया गया, सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन है अगला आपके बीच स्क्रीन पे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा? जो पत्ती को हरा कर देता है, तो उसका रंग कैसा होगा दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है, वो हरा होगा। ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है ना? सूखे घास पत्ते, है ना। जैविक प्रक्रम बोल रहा है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला। तो भाई पॉलिथीन तो अपघटित होगी नहीं, है ना, रबर तो होगा नहीं, प्लास्टिक भी नहीं होगा। तो इसमें अपघटित जैविक रूप से अपघटित कौन होता है? तो हरे पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं,
जो सड़ते हैं, गलते हैं, अपघटित होते हैं, है ना, वो क्रिया जैविक प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं सूखे घास पत्ते ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ता है। कहां से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, और लास्ट क्या है? टिकियोजोम से। क्या बोलेंगे? फर्स्ट जल से। देखिए, जब हम बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भूमि से जल आता है पत्तियों में, है ना। अब पत्तियों में जब जल आता है तो उसके 12 अणु जल के आते हैं, और 12 अणु जल जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है तो 12 अणु जल में से 6 अणु जो है यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपोराइजेशन होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और 6 अणु जल मिलके ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो मुक्त होता है उस जल से मुक्त होता है कि नहीं? तो हम इसी के साथ बोल सकते हैं कि कहां से वो बाहर निकलेगी? जल से। ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से। भाई संयोजन का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, ऑक्सीजन देता कौन है? हरे पेड़ पौधे। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन बनती है, वही ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में बना रहता है। बी इज द राइट आंसर। मित्रों, अब आपके बीच श्वसन चैप्टर यानी कि बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर आपके बीच आ चुका है। अब गौर फरमाइएगा इस चैप्टर पे। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन। दोस्तों, वायवीय श्वसन की क्रिया में क्या होता है? जब अवायवीय श्वसन पहले समझ लीजिए, जब ग्लूकोज को कोशिका अवशोषित करती है तो वो कोशिका द्रव में जाती है, कोशिका द्रव में उस ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है जिसके फलस्वरूप पाइरुवेट बनते हैं। यह श्वसन का प्रथम चरण है जिस क्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं, या इसी को अनॉक्सिक श्वसन भी कहा जाता है। और बने पाइरुवेट चले जाते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा और इथेनॉल का निर्माण होता है। इतने ऊर्जा बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। इसीलिए सबसे अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है वो किसमें होती है दोस्तों? वायवीय श्वसन के द्वारा, यानी ऑक्सी श्वसन के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आप लोग को लेकर और आगे बढ़ता हूं, और क्वेश्चन है आपके बीच कि ग्रहणी भाग है किसका? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। याद कीजिएगा किसका है? बड़ी आंत का नहीं भाई, छोटी आंत का। छोटी आंत के को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम, यानी कि छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रहणी ने देके जेजुनम दे देता, जेजुनम न देके इलियम दे देता, और तब भी पूछता कि किसका भाग है, तो छोटी आंत का। छोटी आंत जिसमें भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है, लगभग ये 22 फीट लंबी होती है। मित्रों, नाम है छोटी आंत, लेकिन पाचन तंत्र का सबसे लंबी जो भाग है, लंबी भाग, वो छोटी आंत का ही होता है। साथ ही साथ छोटी आंत की मैं एक और खास बात बता दूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में होगा कि भोजन का पाचन सबसे अधिक किस में होता है? तो छोटी आंत बोलेंगे। भोजन का पाचन सबसे अधिक छोटी आंत में होती है मित्रों। तो इसी के साथ मैं आपको लेकर और आगे की ओर बढ़ता हूं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? अमीबा में? नहीं भाई, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि किण्वन की क्रिया करता है ईस्ट, है ना। बी द राइट आंसर। और ईस्ट
में कौन सा जनन की प्रक्रिया होती है, तो मुकुलन द्वारा यह जनन की क्रिया करता है ना। यानी कि एक पौधों से, उसके जड़ से या तना से दूसरे पौधे का निर्माण करना, ये मुकुलन कहलाता है। यह भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन है आपका कि ट्रैकिया, ट्रैकिया श्वास नलिया, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का, हाइड्रा का नहीं बाबू, स्टारफिश का नहीं नहीं, कॉकरोच का, कॉकरोच का, पाइला का। देखिए यहां वैसे ये श्वसन अंग तो है, मनुष्य का भी श्वसन अंग है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन सा, किस जीव का सबसे प्रमुख श्वसन अंग है? तो कीड़े जो होते हैं ना, कीड़े जैसे टिड्डा है ना, ग्रासहॉपर जिसको कहते हैं, तेलचट्टा यानी कॉकरोच, इस सब का जो सबसे प्रमुख श्वसन अंग है वो है ट्रैकिया, श्वास नलिया ट्रैकिया, है ना। अगर मान लीजिए ट्रैकिया दे दिया सबसे प्रमुख श्वसन अंग, आपसे पूछ रहा कॉकरोच ना देके टिड्डा दे देता तो हम टिड्डा को भी सेलेक्ट कर सकते थे। तो इसी के साथ सी इज द राइट आंसर, कॉकरोच। अब आइए क्वेश्चन है आपके बीच दोस्तों, क्वेश्चन है आपके बीच कि परिशेषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का। परिशेषिका पूछ रहा है ना, तो ये परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है दोस्तों। किसका हिस्सा है? आहार नाल। और फिर तंत्रिका तंत्र नहीं, संवहन तंत्र, एक बार नजर डाल देना होगा। तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र नहीं, ये परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। आहार नाल के सारे एक एक अंगों का हम पूरा का पूरा फुल थ्योरी आप लोग को दे चुके हैं। एक बार नजर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपसे आहार नाल से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर आता हूं आगे की ओर। और क्वेश्चन है आपके सामने कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप श्वसन की क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होता है, जल भी और ऊर्जा भी। डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि मानव आहार नाल का, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आ गया ना क्वेश्चन आपके सामने। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है कौन? छोटी आंत। कितना लंबा? 22 फीट। कितना दोस्तों? 22 फीट लंबी भाग होती है किसकी? छोटी आंत की। और यही कारण है कि भोजन का पाचन सबसे अधिक, सबसे लंबा भोजन उसी में ट्रेवलिंग करेगा भाई, तो सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया उसी में होगी, इसीलिए छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन भी होता है। तो इसी के साथ आपको लेकर हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कोलन नहीं, एपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम। यानी मनुष्य के आहार नाल में जो अवशेषी अंग है दोस्तों, वो अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। बी इज द राइट आंसर। अब इसके साथ ही क्वेश्चन को और आगे की ओर लेकर आते हैं मित्रों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ट्रैप्सन, ट्रैप्सन एंजाइम का कार्य है? ट्रैप्सन एंजाइम का कार्य है। फर्स्ट है वसा का पाचन नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, और इनमें से कोई नहीं। तो अब दिमाग डालेंगे, ट्रैप्सन एंजाइम पूछ रहा है। कौन एंजाइम? ट्रैप्सन एंजाइम को किसको पाचन की क्रिया में, किसको पचाने की का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो याद रखिएगा ये जो ट्रैप्सन एंजाइम है ये प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। किसके पाचन के लिए? प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए सी द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत? एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है? याद रखिएगा एंजाइम से संबंधित भी क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम में। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। कह रहा है मुख गुहा में, मुख गुहा में है ना, आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का,
प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लियक अम्ल का। तो हम बता दें कि मुख्य गुहा में आहार का जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक ना। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, कीट में, अमीबा में। तो देखिए पत्तियां जो है ना वो भोजन बनाती है, तो पत्तियां जो है श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को मुक्त करती है, छोड़ती है। तो ये सारी क्रियाएं किसमें हुई? पत्तियों में। इसीलिए पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। भोजन बनने की भी क्रिया पत्तियों में होती है, श्वसन की भी क्रिया पत्तियों में होती है। इसीलिए पत्ती जो है ना किसी भी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही खास अंग होते हैं। पूछ देगा पत्तियों से संबंधित कि किसमें जो है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तब पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में। किसे भोजन रसोई घर कहा जाता है ना? हरे पेड़ पौधों के किस अंग को रसोई घर कहा जाता है? तो पत्तियों को, है ना। श्वसन अंग कहा जाता है किसे? तो पत्तियों, है ना। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पत्ती से संबंधित बनता है आपके बीच। तो क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया? नहीं, डायरिया में ऐसा नहीं होता है। डायरिया में गर्मी और वर्षा के ऋतु में जो पतला पैखाना या क्या कहते हैं क्या दस्त जो लगातार होते हैं उससे संबंधित है। निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो मैं आपको बताऊं कि श्वसन से संबंधित जो बीमारी है वो निमोनिया है। कौन है? निमोनिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि मछली, देखिए ये मछली से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग न देके सबसे प्रमुख श्वसन अंग भी पूछ दे तो भी आप किसको सेलेक्ट करेंगे? गिल्स को, क्योंकि गिल्स मछली का वह भाग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया के रूप में करती है। यानी कि श्वसन की क्रिया के लिए मछली गिल्स का उपयोग करती है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग श्वसन की क्रिया में कराने में मदद करती है। तो बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? एक एक शब्दों को समझिएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास ग्रंथ पाए जाते हैं? 2, 3, 10, 6। तो मैं बताऊं कि तिलचट्टा में 20 ऐसे होते हैं श्वास ग्रंथ जिसकी मदद से वो श्वसन की क्रिया कर पाते हैं। और आपसे पूछ रहा है जोड़ा, संख्या पूछता तो 20 और जोड़ा पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहां होती है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में होती है, जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जिससे पाइरुवेट यानी C3 का निर्माण होता है, पाइरुवेट का निर्माण होता है। एक्चुअली वहां पाइरुवेट के 2 अणु बनते हैं, 2C3 बनते हैं। और ये पाइरुवेट कहां चला जाता है? तो ये पाइरुवेट चला जाता है मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, है ना, का निर्माण वहां माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। यही कह सकते हैं कि बी द राइट आंसर। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से, है ना, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से
कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 30.5 kg पर मोल, है ना, बी 305 kg पर मोल, और सी 3.5 kg पर मोल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि जब श्वसन की क्रिया होती है और उससे जो टूटने से जो एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है ना, वो ऊर्जा 3.5 kg पर मोल के रूप में मुक्त होती है। याद रखेंगे, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ आते हैं बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर परिवहन में। परिवहन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसका पहला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। तो स्वाभाविक सी बात है कि रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो अणुसूत्र है वो कितना है? O4। ऑक्सीजन के 4 परमाणु से हीमोग्लोबिन के 1 अणु का निर्माण होता है, ठीक ना। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिलकर अगर बनाएंगे हीमोग्लोबिन, तो स्वाभाविक सी बात है कि रक्त में जो ऑक्सीजन का प्रवाह होगा वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होगा। और हीमोग्लोबिन जो है रक्त में प्रोटीन वर्णक का कार्य करता है। यही हीमोग्लोबिन है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। याद रखिएगा मित्रों, हीमोग्लोबिन की जो प्रतिशत मात्रा है वो महिलाओं में लगभग 12% होती है और वही पुरुष में लगभग 14% पाई जाती है। तो इसी के साथ मैं हीमोग्लोबिन की टॉपिक को क्लियर करते हुए अब आगे की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव का जो हृदय है वो 4 टुकड़ों में बटे हुए हैं। आदमी कहते हैं कि दिल का टुकड़ा हो गया। अरे भैया, दिल का टुकड़ा हो नहीं गया, पहले से है दिल का टुकड़ा, है ना। बाद में तो जो भी हो रहा है वो सब तो अलग बात है। दिल का 4 भागों में बटा हुआ है, ये 4 टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसीलिए याद रखिएगा, दिल के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। याद रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। और हृदय जो है ना, हमारे शरीर में रक्त परिवहन के क्रिया में मदद करती है। अब आइए, क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में किसका गैसों का आदान प्रदान होता है? तो हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में रंध्र पाई जाती है, वैसे तनाओं में भी रंध्र पाई जाती है, जड़ों में भी रंध्र पाई जाती है। किंतु वो जो पौधा है वो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, उस रंध्र के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और रंध्र के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन बनता है वो रंध्र के माध्यम से ही उसको मुक्त करते हैं। इसीलिए वो जो गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का जाना, आदान प्रदान होना, ये किस पे निर्भर करता है? तो रंध्र पर, है कि नहीं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वात रंध्र से, जड़ की सतह से, और इनमें से सभी। तो हम क्या बोलेंगे? किससे? रंध्र। तो ये रंध्र से तो होगा ही दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको क्या बताया कि पत्तियों में भी रंध्र है, तने में भी रंध्र है और जड़ में भी रंध्र पाई जाती है। तो इसी के साथ रंध्र तो आपका एकदम करेक्ट है, आप देख लिए हो भी। वात रंध्र से, यानी इसमें भी ये, इस रंध्र से भी गैसों का आदान प्रदान करता है, तो बी भी आपका सही जा रहा है। जड़ में भी रंध्र है, इसी रंध्र के माध्यम से वो जल को, भूमिगत जल को जड़ से कहां पहुंचाती है? पत्तियों में। तो ये भी आपका करेक्ट जा रहा है। तो डी ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि आप कह सकते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनमें से सभी के द्वारा होता है। तो आइए इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो भी बच्चे बैठ रहे हैं, अब उसके अंदर का जितने भी डर है वो सब खत्म हो गया होगा और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ आप एग्जाम दे रहे होइएगा। आई होप कि आप सबका एग्जाम बहुत बेहतर जा रहा होगा मित्रों। तो मैं आप सभी बच्चों को अब ये बता दूं कि आने वाले जो भी एग्जाम आपके बीच है, ये सब में एक चीज मैंने क्या नोटिस किया है कि बच्चे पहले भी इसी चीज के कारण जो है कि उसके
आता हुआ क्वेश्चन को वो गलत लगाकर गलत मार्किंग करके आ जाते हैं, बस क्वेश्चन को वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। आप क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझ के पढ़िए, तब उसके ऑप्शन को समझिए कि कौन सही जा रहा है, कौन इसमें गलत जा रहा है। दोनों ही काउंटिंग आप कर लीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपको फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, क्वेश्चन है आपके बीच कि रक्त रक्त क्या है? रक्त, ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोशिकाओं का समूह है। रक्त क्या है? कोशिकाओं का समूह, जिसको हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। ए इज द राइट आंसर। अब आइए, क्वेश्चन है आपके बीच कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं किस चलनी की तरह जो होता है, तो जंतुओं में देखिए एक्चुअली होता क्या है, एक लंबी जाइलम क्या है, तो लंबी नलिका है जो जल को जड़ से पत्तियों में पहुंचाने का कार्य करती है। पत्ती में जो भोजन बनते हैं ना, उस भोजन को चारों तरफ फैलाने का काम चलनी नलिका करती है, जिस चलनी नलिका को दोस्तों फ्लोएम कहते हैं। जिस चलनी नलिका को क्या कहते हैं? फ्लोएम। यानी फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों को पहुंचाया जाता है, और लंबी नलिका के द्वारा, लंबी लंबी जो नलिका है उसके द्वारा जल को जड़ से कहां पहुंचाई जाती है? पत्तियों में पहुंचाई जाती है। तो यदि आप जल को पहुंचाने की बात करती या लंबी नलिका की बात करती तो जाइलम होता। यहां पर बोल रहा है चालनी नलिकाएं कौन है, तो चालनी नलिका के लिए फ्लोएम इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको लेकर और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? रेड ब्लड सेल आरबीसी की जीवन अवधि होती है। रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि होती है कितना भाई? 120 दिन। कितनी दिन? 120 दिन। लगभग ये 4 महीने के बराबर होता है इसकी जीवन अवधि रेड ब्लड सेल की। तो इसी के साथ मैं और आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है? फिर आ गया निगेटिव टाइप्स क्वेश्चन। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, यानी उसका रक्त उजला होगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाएगी तो उसका रक्त लाल नहीं होगा, व्हाइट ब्लड उसका होगा। तो याद कीजिए किसका होगा? पक्षी का नहीं, उसका तो रेड होता है। मक्खी का, 1 मिनट, मनुष्य का, मनुष्य तो होगा नहीं। तो पक्षी और मनुष्य कट गया है ना, तो बच रहा है कौन? मक्खी, और इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिएगा दोस्तों, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका रक्त जो है लाल नहीं होता है। बी इज द राइट आंसर। अब आइए, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह नहीं, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो ये तो ठीक है कि मधुमेह नहीं होगा भाई, एनीमिया भी नहीं होगा, डायरिया तो आप समझ ही गए हो, एनीमिया भी आपको बता ही दिए हैं। बच कौन रहा है? पीलिया। पीलिया का नाम पीलिया क्यों पड़ा? अब ये समझिए, पीलिया नाम इसलिए पीलिया पड़ा क्योंकि इस रोग के होने से आंख का जो उजला भाग है वो पीला हो जाता है। त्वचे जो है ना वो भी पीला पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर में जैसे जैसे हीमोग्लोबिन की लेवल घटने लगती है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन की लेवल जब घटती है तो हमारे ब्लड में सबसे अधिक मात्रा है प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा जो है, लगभग प्लाज्मा पूरे रक्त के, प्लाज्मा है मित्रों पूरे रक्त के लगभग 55% भाग में पाया जाता है। प्लाज्मा पूरे रक्त के कितने प्रतिशत भाग में? 55% भाग में पाया जाता है, और शेष 45% भाग में रक्त कणिकाएं आरबीसी पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 12 से 14% हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कमने से, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा के घटने से वो जो लाल दिखने का जो गुण है रक्त में वो घटने लगता है। और लाल देखने का जो गुण जब घटेगा तब पीला का, प्लाज्मा का रंग आने लगेगा। प्लाज्मा किस कलर का है? तो हल्के पीले रंग का है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का दोस्त, इसीलिए हल्के पीले रंग के होने के कारण आंख के उजले भाग पीले होने लगते हैं, त्वचा भी पीला
होने लगती है, यहां तक कि मूत्र भी जो है ना, मूत्र जब उत्सर्जित किया जाता है तो वो भी पीला पीला जो है कि उत्सर्जित होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इस तरह के गुण आने लगते हैं। इसी रोग को पीलिया रोग कहते हैं। हम लोग आमतौर पे इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, है ना। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा? पीलिया, जॉन्डिस। बी इज द राइट आंसर। अब आइए, क्वेश्चन है आपके बीच स्क्रीन पे कि मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे बाबू? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा तो पदार्थ है, जाइलम फ्लोएम पाया जाता पौधों में, पेरिकार्डियम से। किससे बाबू? ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको लेकर आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? किसकी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की, श्वेत रक्त कोशिकाओं की यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना नहीं, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक नहीं, 12 से 20 दिन होती है। ए द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ मैं और आगे आपको लेकर आता हूं। क्वेश्चन आपके बीच स्क्रीन पे है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो RBC यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। एक्चुअली ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? WBC में, रेड ब्लड सेल में, लाल रक्त कोशिका में, है ना। तो इसी के लिए ये हम यहां C को सिलेक्ट करेंगे। C इज द राइट आंसर। मित्रों, इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता कौन? रिलैक्सिन हार्मोन नहीं, एक्स्ट्रोजेन ये भी हार्मोन का नाम है, प्रोजेस्टेरोन, और लास्ट है इंसुलिन। दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड आपको मैं जो बता रहा हूं गौर से सुनिएगा, संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? शर्करा को नियंत्रित करता। हम लोग तो बड़े आराम से खाते हैं, चीनी से बना हुआ हर एक व्यंजकों को बड़े मजेदार अंदाज में खाते हैं। चीनी यानी शर्करा, और उसको जो उसका जो पाचन की क्रिया होती है, हम लोग जो मीठा पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उस मीठा पदार्थों का जो पाचन की क्रिया होती है, वो पाचन की क्रिया होती है इंसुलिन हार्मोन की मदद से। किस हार्मोन की मदद से? इंसुलिन हार्मोन की मदद से। और यही हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, मीठा पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है, और इसको नियंत्रित कर रहा है इंसुलिन हार्मोन, नियंत्रित कर रहा है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से शर्करा की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, और जब मिठास की मात्रा बढ़ जाएगी, मधु की मात्रा, मधु मतलब मिठास, मधु की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इस रोग को कहेंगे मधुमेह। मधुमेह रोग, है ना, उस रोग को कहेंगे दोस्तों कौन रोग? मधुमेह रोग। और ये आप लोग जान रहे होंगे, मधुमेह रोग को ही डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह रोग को क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। और उसके रोगी को देखिएगा कि जिसमें भी शर्करा की, जिस भोजन में शर्करा की मात्रा न पाई जाती, वो सब मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसके शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, और मीठे पदार्थों को पचाने की क्षमता नहीं रह पाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जब वो भोजन, अगर मीठा भोजन, कोई भी मीठा भोजन अगर वो ग्रहण करते हैं, तो उसके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से ये मधुमेह नामक रोग
का जन्म होता है ये बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है दोस्तों। यानी कि जैसे जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी वैसे वैसे मधुमेह रोग का विकास होगा, और उसके वजह से उसके शरीर मतलब जीवन में क्या होता है ना कि वो लगभग हर एक वो चीज जो लोग पसंद करते हैं खाने में वो सब बाधित हो जाती है जीवन में। इसीलिए पूछ देता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, है ना। अब पूछ देगा कि शर्करा का नियंत्रण या शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। इससे संबंधित इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको बताऊं कि डी इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ मैं आपको लेकर और आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपका अगला है कि रुधिर यानी रक्त चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस में? नहीं। थायराइड द्वारा? नहीं। एड्रिनल द्वारा? वृषण द्वारा? तो वृषण होगा नहीं, थायराइड ग्रंथि द्वारा होगा नहीं, एड्रिनल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? रुधिर चाप नियंत्रित कौन करेगा? एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एड्रिनल द्वारा। तो इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में गैस का आदान प्रदान, पौधों में किसका? गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान पहले ही बता दिए हैं, रंध्र, जड़, तना, टहनी। देखिए मैं आपको बताऊं कि गैसों का आदान प्रदान ये सभी के द्वारा होता है, लेकिन ऑप्शन डी आपका सभी होना चाहिए। अगर इस सब में अगर ये सब ऑप्शन में दे दिया है तो सबसे ज्यादा यदि मैं बताऊं कि वो कौन करेगा तो ये जड़ में भी रंध्र पाया जाएगा, वही रंध्र जो गैसों का आदान प्रदान करेगा। तना में भी रंध्र पाया जाएगा, उसी के द्वारा होगा, या टहनी में रंध्र पाया जाएगा, उसके द्वारा गैस का आदान प्रदान। लेकिन सबसे ज्यादा जो गैस का आदान प्रदान पौधों में होता है वो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं ना वो पत्तियों के द्वारा होते हैं। इसीलिए मैं बोल दूं कि ए इज द राइट आंसर, रंध्र। है कि नहीं दोस्तों? तो इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों, और क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? दोस्तों इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग जीवों का दिल का जो धड़कन है ना वो अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का लगभग कितना होता है? 72, है कि नहीं। आपको मैं बताऊं कि व्हेल मछली का लगभग 150 के करीब होता है, किंतु चूहा का कितना? लगभग 500 के करीब होता है, 500 550 के करीब होता है। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा चूहा का जो धड़कन है ना वो सबसे ज्यादा तेज धड़कता है। अगर चूहा न हो यहाँ, हाथी, आदमी, वेल ये तीन हो तो उसके लिए वेल हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि बी इज द राइट आंसर, चूहा इसका कंप्लीट आंसर रहेगा दोस्तों। तो आइए आंसर है क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा हाइड्रोकार्बन का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा हाइड्रोकार्बन का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में? नहीं। फ्रुक्टोज के रूप में? ग्लूकोज के रूप में नहीं होंगे। किसके द्वारा कह रहा है? हाइड्रोकार्बन का परिवहन पूछ रहा है। लैक्टोज के रूप में, और लास्ट दे रहा है सुक्रोज के रूप में। तो मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज तो नहीं होगा, सुक्रोज के रूप में हाइड्रोकार्बन परिवहन की क्रिया करता है, यानी डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त के स्त्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि रक्त में पाए जाते हैं ठोस कण के रूप में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, है ना, आरबीसी, है ना, लाल रक्त कणिकाएं। जिसमें जो प्लेटलेट्स है ना ये जब ब्लड कहीं अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है और शरीर से ब्लड मुक्त होने लगे, कहीं कट जाने से शरीर से जो ब्लड मुक्त होता है तो वो जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है वो बाहरी ऑक्सीजन को अवशोषित करके वो थक्का बना देती है।
जमाने लगती है और उसके जमने से, ब्लड के जम जाने से वो रक्त का जो प्रवाह है वो रुक जाता है दोस्तों, रक्त का प्रवाह रुक जाता है और इससे रक्त स्राव के रोकने में ये प्लेटलेट्स मदद करती है। और यही प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त का प्रवाह एक्सीडेंट के बाद या कहीं भी कट जाने से अत्यधिक होने लगती है और ये रक्त से संबंधित एक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है जो रोग हीमोफीलिया कहलाती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। यदि किसी व्यक्ति को प्लेटलेट्स की कमी हो तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलने लगेगी। ये ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। देखने में ही वो आम इंसान लगेगा किंतु उसके अंदर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाने से, रक्त कहीं एक्सीडेंट होने से रक्त का प्रवाह इतना अत्यधिक हो जाने, छोटा सा एक्सीडेंट में इतना अत्यधिक रक्त का वो प्रवाह कर सकता है कि अगर सही समय पर डॉक्टरों की मदद न ली जाए तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है मित्रों। तो इसीलिए मैं आपको बोलूं कि रक्त को रोकने में, स्रावित होने से रोकने में प्लेटलेट्स की अहम भूमिका होती है, यानी सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में, पेड़ पौधों में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल के वहन के लिए, जल के संवहन के लिए या जल के वहन के लिए। तो भोजन के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होगा? फ्लोएम। जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? जाइलम। याद रखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम लंबी लंबी कोशिका के रूप में होती है या लंबी लंबी नलिका के रूप में होती है, मृत कोशिका का बना होता है, या जल का या खनिज लवणों का परिवहन की क्रिया जड़ से पत्ती की ओर करती है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं का बनना होता है, यह चलनी नलिका के रूप में होती है, यह खाद्य पदार्थों का परिवहन अपने चारों ओर करता है। ठीक ना? तो अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो एक नहीं कई बार आपके सामने यह आ गया क्वेश्चन, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रंध्र के द्वारा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। पंप किसके द्वारा किया जाता है? हृदय के द्वारा। अच्छा, हृदय से ही बोल रहा है ना? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, यहीं से आपको जो है ना क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। जितने आराम से शब्दों को समझ के क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे उतने ही आप आसानी से उसका आंसर जवाब दे देंगे। हृदय में जो रक्त आती है शरीर से, विऑक्सीजनित रक्त को हृदय ग्रहण करती है और पंप करती है, तो वो जाती है फेफड़ा में। फेफड़ा में वो रक्त जाके उस विऑक्सीजनित रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलता है, जहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और वो रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त को पुनः हृदय फेफड़ा से ग्रहण करके शरीर के संपूर्ण भागों में परिसंचित कर देती है। यह क्रिया रक्त परिवहन कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ हृदय से रक्त शरीर के संपूर्ण भागों में जो पंप किया जाता है, शरीर के संपूर्ण भागों में कहां से? फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो शरीर के संपूर्ण भाग में जो पंप करती है, शुद्ध रक्त को हृदय फेफड़ा से ग्रहण करके शरीर के संपूर्ण भागों में नीलियों के द्वारा करती है। निलय के द्वारा। किसके द्वारा? निलय के द्वारा, यानी धमनियों के द्वारा करती है। याद रखिएगा, शुद्ध रक्त को परिवहन के लिए किसके, कौन निलय के द्वारा? धमनी निलय के द्वारा। और विऑक्सीजनित रक्त यानी अशुद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों से ग्रहण करके कहां भेजती है? फेफड़ा में। वो किसके द्वारा? शिरा के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? शिरा के द्वारा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, एस्फाइग्मोमैनोमीटर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम आपको बताए थे कि बीपी का जो जांच होता है, ब्लड प्रेशर का जो जांच होता है, एस्फिग्मो नैनोमीटर के द्वारा होता है।
है ना। और दूसरा स्टेथोस्कोप का भी नाम लिए थे, आप लोग को याद होगा। तो आप स्फाइग्मो मैनोमीटर आपको बोल दे, स्फाइग्मो मैनोमीटर बोल दे या स्टेथोस्कोप बोल दे तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ सीधा राइट आंसर। और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि रक्त में कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर, है ना, अवरुद्ध करता है, रक्त का थक्का बनाकर रोकने का कार्य करता है। इससे संबंधित बड़ा डिटेल आपको नॉलेज दिया हूं मैं जस्ट पिछले क्लास में कि रक्त का थक्का बना के रक्त को स्त्रावित होने से रोकने का काम कौन करता है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स। कौन करेगा? प्लेटलेट्स, है कि नहीं। अब आइए क्वेश्चन है आपका कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम का काम क्या है? खाद्य पदार्थों का संवहन करना, है ना। और जाइलम का किसके लिए उत्तरदायी है? जल के संवहन के लिए। तो फ्लोएम हो जाता है खाद्य पदार्थों का संवहन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। फिर से आगे आपके सामने लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु। जी हाँ दोस्तों, रक्त का थक्का बनाना यानी रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। रक्त के थक्का बनने की क्रिया क्या कहलाती है? रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन है आपके बीच, सामान्य अनुशीथलन रक्त दाब होता है। सामान्य अनुशीथलन रक्त दाब होता है 80 मैनोमीटर। कितना होता है? 80 मैनोमीटर, है कि नहीं दोस्तों। अब बायोलॉजी का 4th चैप्टर उत्सर्जन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोंद, टैनिक, सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके उत्सर्जी पदार्थ है गोंद। बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उत्सर्जी पदार्थ पूछ रहा है आपसे। कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन आपको मैं बताऊं कि जो दूधिया गाढ़ा जो तरल पदार्थ होते हैं, है ना, रेजिन के रूप में होते हैं। तो रेजिन तो उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है। टैनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है। यानी कि ये तीनों ही पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। तो डी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ मैं आपको लेकर और आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। ए प्यूटरी ग्रंथि, बी यकृत, सी वृषण और डी थायराइड ग्रंथि। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी से वृषण में चलने ही वाला हूं। वृषण में पाई जाती है हेट्रोक्राइन ग्रंथि। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि क्वेश्चन है दोस्तों कि लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में। तो मैं आपको बताऊं कि ये कहां पाया जाता है? पीपल। लेटेक्स है क्या? तो लेटेक्स पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। लेटेक्स पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। आप खुद से बता सकते हैं जो गाढ़ा दूधिया तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आप कनेर को तोड़ेंगे, कनेर का जो है फूल भी आता है, महादेव जी के लिए बहुत प्रिय है। जैसे उसको तोड़ेंगे तो उजला उजला तरल पदार्थ। आप लोग क्या कहते हैं कि कटहल को, आप कटहल के पेड़ को, पत्ती को या कटहल के फल को काटेंगे तो उसमें से उजला उजला तरल पदार्थ जो मिलते हैं, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। अब पीपल के पत्ता को अगर आप तोड़ते हैं तो देखिएगा, या उसके टहनी को तोड़ते हैं तो उससे निकलता है
उजला उजला पदार्थ ये तो है। कनेर भी आ जाएगा। बरगद में, बरगद स्वाभाविक सी बात है, बरगद तो और मोटा होता है, उससे और गाढ़ा तरल पदार्थ निकलते हैं लेटेक्स के रूप में, तब बरगद में भी होगा। इनमें से सभी, डी द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मानव मूत्र में, मानव मूत्र में यूरिया, यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि मानव के जो मूत्र है, मानव के मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 96%। 96% जल, 4% ठोस, जिसमें 2% यूरिया तथा 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2%, सी द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए परासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा और डी निष्कासन द्वारा। तो मैं आपको बताऊं कि प्रोटोजुआ जो उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है वो विसरण के द्वारा करता है। बी इज द राइट आंसर। अभी इसी के साथ मैं क्वेश्चन आगे लेकर आता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद कीजिएगा ये क्वेश्चन बार बार दोहराई जाती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि डी इज द राइट आंसर। ये यकृत क्या है? यकृत को ही लीवर कहते हैं और ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है दोस्तों। तो इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीत रस कहां से स्त्रावित होता है? पीत रस कहां से स्त्रावित होता है? यकृत से, मुख द्वारा, अमाशय से, छोटी आंत से। तब पीत रस को जो स्त्रावित होती है वो लीवर से होती है, ए यानी यकृत से। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलर निलय। तो मैं आपको बताऊं कि वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन को मानी जाती है। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे? वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। अब आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है मित्रों कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, आ गया एकदम एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछता ही है, प्रमुख अंग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन का क्रिया सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मानव में वो वृक्क के लिए होती है, जो मूत्र का उत्सर्जी अंग कहलाती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। वृक्क, किडनी मित्रों, किडनी इसका सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? किडनी जो है मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ, है ना, किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? किसमें? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया द्वारा। किसके द्वारा? अमोनिया द्वारा। ए इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही आप भी टोटल ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करें, नहीं तो जैसे पढ़े कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है अमोनिया लगा भाई, अमोनिया में बिल्कुल सही है। लेकिन नहीं, अमोनिया में तो होता ही है, क्या यूरिक अम्ल में नहीं होता? हाँ जी, यूरिक अम्ल में भी होता है। यूरिया नहीं है? बिल्कुल है, यूरिया भी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मित्रों याद रखेंगे, ऑप्शन चारों पढ़ेंगे, नहीं तो कभी कभी होता है क्या, अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस तरह से उसको पूरा कंफर्म है पर ऑप्शन पूरा नहीं देखें, चूंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने आंसर बन सकते हैं,
अगर आप ऑप्शन को ठीक से नहीं देखेंगे, फर्स्ट को देख लिया, हाँ ये तो बनता ही है, चलो लगाते हैं टिक, तो इस और को आप डायरेक्ट छोड़ देंगे तो वहां आप गलत साबित हो जाइएगा, कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर माइनस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में वृक्क, याद रखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन रहता है, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? तो वृक्क का काम उत्सर्जन की क्रिया है, इसीलिए उत्सर्जन, डी इज द राइट आंसर। उत्सर्जन यानी कि मनुष्य का जो सबसे अधिक उत्सर्जन की क्रिया के लिए उत्तरदायी अंग है वो है वृक्क, किडनी है। ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इससे पहले ही इस पे चर्चा हो गई है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, लीवर है। अच्छा लीवर दिया है, लीवर, ए इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि डायलिसिस थैली के रूप में जो लगी रहती है वो क्या लगी रहती है? नेफ्रॉन के रूप में, वृक्क नलिका के रूप में। किसके रूप में? वृक्क नलिका के रूप में लगी होती है, ए द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको आगे की ओर लेकर आता हूं मित्रों। क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से क्या अपोहन द्वारा पृथक करता, अलग करता है? किस अपशिष्ट पदार्थों को? तो नाइट्रोजन को मित्रों, ए द राइट आंसर। नाइट्रोजन को आर्टिफिशियल किडनी जो है ना वो पृथक करने का कार्य करती है। तो इसी के साथ दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आप लोग को लेकर आ रहा हूं बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, नियंत्रण और समन्वय। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच स्क्रीन पे, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? न्यूरॉन, डेंटाइट, नेफ्रॉन, साइटोन। तो क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, ए इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन आपका अगला है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम किस पर दोस्तों? वसा पर, फैट पर, यानी चर्बी पर क्रिया करता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। वसा पर क्रिया करने वाला जो एंजाइम है दोस्तों वो लाइपेज नामक एंजाइम है, जो लार ग्रंथि में, लार में पाया जाता है। ठीक ना दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अगला कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? याद रखेंगे ये बर्थ हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? तो याद कीजिएगा, बर्थ हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, याद रखेंगे। बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, इसीलिए बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी कि शरीर में बैलेंस बनाने का काम, शरीर में बैलेंस बनाने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो अनुमस्तिष्क इसको कहते हैं। कौन मस्तिष्क दोस्तों? अनुमस्तिष्क, परिबेलम जिसको कहा जाता है। तो ये इससे संबंधित भी, संतुलन से संबंधित भी क्वेश्चन आपके मस्तिष्क से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? याद रखिएगा, रासायनिक दूत, ये सब क्वेश्चन आपके टॉप बोर्ड मॉडल में से आते हैं। रासायनिक दूत हमारे शरीर में हार्मोन है दोस्तों, हमारे शरीर में रासायनिक दूत किसे कहेंगे? हार्मोन को। तो इसी के साथ क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन है दोस्तों कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क तो पूरे शरीर का कंट्रोल करती है, यानी कि शरीर के नियंत्रण और समन्वय की क्रिया का जो
कार्य है वो हमारे शरीर में मस्तिष्क का है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा मस्तिष्क करती है। तो इसमें ऑप्शन दे रहे तो सारा बॉडी के कंट्रोल में जितनी भी भूमिका है वो सब मस्तिष्क से निभा रही है, चाहे वो हृदय का स्पंदन हो मस्तिष्क निभाएगी, शारीरिक संतुलन हो मस्तिष्क निभाएगी, सोचने की क्रिया हो मस्तिष्क निभाएगी, यानी इनमें से सभी ये सारे जो कंट्रोल है ना, यानी कि पूछ देगा कि शरीर के नियंत्रण और समन्वय के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? हृदय, लीवर, फेफड़ा, किडनी। तो क्या बोलेंगे? हृदय। अब आइए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को कहा जाता है। अगर पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है दोस्तों? शुक्राणु है। तो इसी के साथ मैं आपको आगे की ओर लेकर आता हूं। क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? याद रखिए ये निगेटिव टाइप्स क्वेश्चन है, मिस्टेक होने का डर इस टाइप के क्वेश्चन में रहता है। पादप हार्मोन नहीं है, तो ये देखना है कि कौन कौन पादप हार्मोन है। देखिए एथिलीन कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये भी पादप हार्मोन है। ऑक्सीन पादप हार्मोन है दोस्तों, है कि नहीं? तो ऑक्सीटोसिन जिसको बर्थ हार्मोन कहते हैं, ये जीवों का होता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है, जिसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। यानी कि पादप हार्मोन ये तीनों जो है ना पादप हार्मोन है दोस्तों, लेकिन जो नहीं है यानी कि ये सब है तो ये तो निगेटिव हो गया, ये कट गया। जो नहीं है, जो जीव के जंतुओं में पाए जाने वाला हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच स्क्रीन पे, एकदम नजर बना के रखिए। शरीर का संतुलन, इससे पहले भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो चुकी है, नजर डालिएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो मैंने आपको बोला था अनुमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। बेलन सेरिबेलम, ओके ना? ये ना कि बेलना उठा लीजिएगा, हाँ यही नियंत्रित करता है शरीर को, वो शरीर को नहीं, वो रोटी को नियंत्रित करता है, ठीक ना? तो आइए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मित्रों कि बीजांड की क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि बीजांड की और परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की परागनलिका की वृद्धि का कारण कौन है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो जड़ों को अपनी तरफ खींचती है और उसके जो शीर्ष भाग होते हैं वो प्रकाश की दिशा में गति करती है। यानी कि वो जो परागनलिका की वृद्धि का जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वानुवर्तन, जिसको यानी कि पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करती है, जिसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ मैं आपको आगे की ओर लेकर आता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एंड्रोजन है नर हार्मोन। क्या बोलेंगे? एंड्रोजन कौन हार्मोन है? नर हार्मोन, ए इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहां स्रावित होता है दोस्तों? वृषण से नहीं भाई, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो मैं आपको बताऊं कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय से, सी द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके बीच, आपके सामने स्क्रीन पर, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। याद रखेंगे मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ सारी टॉपिक आपको दे चुके हैं, एक बार आप ध्यान से ऑप्शन को केवल पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। औसत भार क्या है? सी 1.4 केजी। कितना? 1.4 केजी, सी द राइट आंसर। इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क नहीं, तंत्रिका, मुख,
स्पर्शक, तो डी द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आपके बीच, किसे रासायनिक दूत, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, रासायनिक दूत किसे कहते हैं? हार्मोन को, सी द राइट आंसर। रासायनिक दूत मित्रों हार्मोन को कहा जाता है, इसीलिए आप लोग इस चीज को दिमाग में सेट कर लें। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्रवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो पुनरुद्रवन का उदाहरण है हाइड्रा, ए इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है मित्रों कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है। हम कान से सुन के संवेदना को ग्रहण कर लेते हैं, आंखों से देखते हैं वो संवेदना मस्तिष्क में जाती है, नाक से सूंघ के मस्तिष्क को संवेदना भेजते हैं। यानी ये जो तीन अंग हम आपको दिखा रहे हैं ये संवेदना को ग्रहण करती है, इसीलिए इसको संवेदीग्राही कहते हैं। और वो ग्रहण किए गए संवेदना को उचित निर्देश देने का काम दिमाग करता है दोस्तों, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता। निगेटिव टाइप्स क्वेश्चन, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, विरसन। तो देखिए अग्नाशय, अंडाशय, विरसन, ये सब अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि जो है यह कार्य नहीं करती है, इसीलिए बी द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? याद कीजिए, पादप हार्मोन है तो इंसुलिन, सुनिए इंसुलिन तो जीव का हार्मोन है जो शर्करा यानी कि चीनी का पाचन करता है, मीठा पदार्थ का पाचन करता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन भी जीवों में पाया जाता है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण घेगा जैसा यानी आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन ग्रंथि में जो है कि कमी आती है, जिसके कारण घेगा जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका भी हमने पूरे क्लास में आपको पूरा डिटेल नॉलेज दिया था। अब आ जाइए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी जीवों में ही पाया जाता है। और बचा कौन? साइटोकाइनिन। तो मैं बताऊं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधों के शीर्ष भाग की वृद्धि में, उसकी लंबाई बढ़ाने में ये अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए पादप हार्मोन का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन इसमें पादप हार्मोन है। ये तीन जो है जीव का हार्मोन है और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। हार्मोन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अब आइए क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि मेरुरज्जु, मेरुरज्जु निकलता है भाई, निकलता कहां से है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेंडुला से। तो किससे? तो मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। तो इसी के साथ डी द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, याद रखिएगा पादपों में पाए जाने वाला कौन हार्मोन की चर्चा हो रही है? वृद्धि हार्मोन की चर्चा हो रही है। अब वृद्धि हार्मोन का कार्य जो है जिब्रेलिन यानी साइटोकाइनिन करता है, ठीक ना। तो मैं आपको बताऊं कि जिब्रेलिन ए द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आपके बीच स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन है क्या कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन। तो ये हार्मोन वृद्धि के लिए है जिब्रेलिन। इसके लिए कौन हार्मोन आएगा? एब्सिसिक अम्ल यानी सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि, जड़ का कौन वृद्धि? अधोगामी वृद्धि है प्रकाश अनुवर्तन,
गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन। तो मैं आपको बताऊं कि अधोगामी वृद्धि जो जड़ का करता है, जड़ हमेशा पौधों नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करती है। पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करती है, जिस क्रिया को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ क्वेश्चन अगला है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है दोस्तों कि पोन्स, मेडुला, है ना, और अनुमस्तिष्क, पॉन्ड, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है भाई? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है? नहीं, ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मतलब पीछे के मस्तिष्क का हिस्सा है। सी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आगे का। क्वेश्चन है दोस्तों आगे का कि अवटु ग्रंथि, कौन ग्रंथि दोस्तों? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को कौन हार्मोन बनने के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम? नहीं। क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। मैं आपको बताऊं कि अवटु ग्रंथि को क्या बनना है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनना है, तो उसके लिए सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, फास्फोरस की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आपका, आपके सामने, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ये बार बार आपके सामने आ रहा है। अनुमस्तिष्क शरीर को बैलेंस करने का काम करता है, संतुलित करने का काम करता है। तो अब आगे आइए, क्वेश्चन है आपका, है ना, जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए, एक झटके में पूरा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो है कि एक जगह मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसमें? प्रयोग के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। हमने आपको साइटोकाइनिन के बारे में बताया था कि यह पौधों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। वृद्धि यानी कि लंबाई की वृद्धि के लिए यह सहायक होता है दोस्तों पौधों में। तो अब आइए दोस्तों, मैंने बोला क्या क्वेश्चन है आपका कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। पूछ देगा कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। कौन हार्मोन है दोस्तों? पादप हार्मोन है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन की कमी से, याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी को लेकर हम आपको बता दिए थे, घेगा रोग होता है। कौन सा रोग? घेगा रोग। घेगा रोग किसके कारण? थायराइड ग्रंथि के कारण होता है ना। बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होगा, यानी कि क्या कहते हैं? डायबिटीज जिसको कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? डायबिटीज कहेंगे, है ना। क्वेश्चन है आपका अगला कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन क्या है भाई? पेप्सिन, एड्रिनलिन, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो मैं आपको बताऊं कि ऑक्सिन, ऑक्सिन इसका सही आंसर होगा। एक देख लीजिए, पादप हार्मोन के लिए जो है उदाहरण वो ऑक्सिन है। क्या है दोस्तों? ऑक्सिन। इसी के साथ सी इज द राइट आंसर। और मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। क्वेश्चन है, ग्वाइटर, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, पनपता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। चीनी की कमी से नहीं, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। कौन रोग पनपता है? ग्वाइटर रोग या घेघा रोग। याद रखिएगा, जैसे गला जो फूल के बड़ा सा हो जाता है, तुम्मा हो जाता है गला फूल के, उस रोग को घेघा रोग कहते हैं। और घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण।
है ना। थायराइड ग्रंथि को जो आयोडीन मिलनी चाहिए, अगर उस आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और जिसके कारण घेगा जैसा रोग, ग्वाइटर जैसा रोग उत्पन्न होता आता है मित्रों। तो इसी के साथ में तो हाँ, तो दोस्तों आइए अब बायोलॉजी के छठे चैप्टर जनन में, है ना, जनन का पहला क्वेश्चन है आपके बीच। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है विषण, अधिविषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। तो नर जनन क्या कह रही है, नर जनन ग्रंथि, तो किसे कहेंगे, विषण को, किसे, विषण। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विषण जो है नर का सबसे प्रमुख जनन अंग है। इससे संबंधित पूरी कहानी आप सुन लीजिए। विषण में ही नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है कि नहीं। और शुक्राणु कैसा होता है, तो शुक्राणु चलयमान होता है, शुक्राणु चलयमान होता है। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, जीवों की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, शुक्राणु को, ठीक ना। अब आइए इससे, यानी कि ए द राइट आंसर, विल्सन इसका सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन है आपका अगला कि पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, बी इज द राइट आंसर, है ना। पौधों में जो निषेचन की क्रिया होती है, जिसको परागन की क्रिया कहते हैं, परागन की क्रिया किस में होती है दोस्तों, पुष्प में होती है। तो इसी के साथ बी आपका सही आंसर रहेगा। तो आइए क्वेश्चन है आपका कि बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है प्राककोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, और बीज विकसित होता है किससे, तो बीज विकसित होता है बीजांड से। दोस्तों डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन यानी कि जब कोई एक नर दो या दो से अधिक मादा से अपना संभोग की क्रिया स्थापित करता है, या कोई एक मादा दो या दो से अधिक नर के साथ अपना संभोग की क्रिया स्थापित करती है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, अनैतिक यौन संबंध कहलाती है। और यह अलैंगिक जनन से जो रोग उत्पन्न होता है, संचारित जैसा रोग, इसको भी जन्म देती है। तो इसमें एक सुजाक रोग उत्पन्न होता है और एड्स जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यानी बी और सी दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव में जो गुर्दा का आकार होता है ना, काजू की तरह होता है राजू। किसकी तरह, काजू की तरह। काजू कैसा होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज के आकार का। अरे भैया हम लोग जो सीम खाते हैं ना, सीम की सब्जी, तो वो जो सीम का जो बीज निकलता है वो देखिएगा काजू के आकार की तरह होता है। वैसा ही हम मानव में गुर्दे का आकार होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन है भाई, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी है, थायरॉक्सिन तो ग्रंथि का नाम है, ये नहीं होगा। यानी कि ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आगे की ओर लेकर आता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, किशोरावस्था, यौवनारंभ, यौन जैसे परिपक्वता होगा यानी कि यौवन का आरंभ हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, यौवना आरंभ उसको कहते हैं। इसी को प्यूबर्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण विकसित अंडाशय, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, बीज, फल, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे वो परिपक्व होगा अंडाशय पूर्ण रूप से, तो वो किस में बदल जाएगा, फल में। किसमें दोस्तों, फल में। तो इसी के साथ मैं आपको आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि एक स्त्री में कौन से लिंग
गुणसूत्र मिलते हैं। स्त्री की बात कर रही है, स्त्री का थिंकिंग लेवल एक जैसा होता है, याद रखिएगा, बराबर बराबर, इसीलिए बराबर बराबर गुणसूत्र भी मिलते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम या एक्स एक्स गुणसूत्र। यदि नर में पूछ देता दोस्तों तो उसका आप आंसर आप लोग बताएंगे। नर में लिंग गुणसूत्र के रूप में मिलते हैं कौन, तो याद रखेंगे एक्स वाई। नर में पाए जाते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम और मादा में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। मादा में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम, और नर में पाया जाता है एक्स वाई क्रोमोसोम। तो इसी के साथ मैं आगे आप लोग को लेकर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। तो क्या बोलेंगे, गाढ़ कोशिका, गाढ़ जो सुरक्षा प्रदान करती है भीतर से, इसीलिए ए इज द राइट आंसर, भीतरी। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण कहां भाई पलता है, तो गर्भाशय में, तो विकास भी होगा गर्भाशय में। सी इज द राइट आंसर, गर्भाशय इसका सही आंसर होगा मित्रों। इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण इसे पहले भी बता दिए हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है भाई, थायरॉक्सिन नहीं है, ए और बी दोनों ही सही, डी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन क्या है मित्रों, तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकण निम्न में से किसके अंदर परागकण बन रहा है, किसमें, तो परागकोश में, ए इज द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों, एकदम आराम आराम से, एकदम ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन को आप लोग पहले ही सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पूरे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो एक बार में आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन और उसका ऑप्शन एक बार में आपको दिखाई दे दे कि इसमें आंसर कौन है, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपको एकदम सरलता से आपके दिमाग में को सेट कर रहा है, एकदम एक बार में कमांड में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए। 50% ही तो बनाने हैं, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आपको देंगे, 80 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 40 ही आपको बनाना, मात्र 40 बनाना, 40 आपका एक्स्ट्रा है, जानते हुए भी आप 60 भी जान रहे हो फिर भी 40 बनाना, 80 में 80 जान रहे हो फिर भी आपको 40 बनाना। तो क्यों ना लॉलीपॉप क्वेश्चन को खोजे और लॉलीपॉप एक बार में आपको समझ में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन पे आपको जो है कि दिमाग लगाने की जरूरत है। तो इसी के साथ में आगे की ओर बनता हूं और अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होते हैं दोस्तों, अंडाणु निषेचित होते हैं मादा के फैलोपियन नलिका में या अंडवाहिनी में। यहां दिया हुआ है फैलोपियन नलिका में, अंडवाहिनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है, ठीक है। तो पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, किसका बोल रहा है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन है भाई, ऑप्शन ए क्या बोलेंगे, पुंकेसर, ऑप्शन ए क्या बोलेंगे दोस्तों, पुंकेसर। ये पुष्प का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों, इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। मैंने बोला क्या, क्वेश्चन है आपका नर युग्मक, नर युग्मक जो शुक्राणु को कहते हैं ना, वो उस नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो आती है 23 पिता से यानी शुक्राणु के माध्यम से और 23 आती है माता से अंडाणु के माध्यम से, तब बनते हैं 23 जोड़े और उस 23 जोड़े से बनते हैं छोरे, ठीक ना दोस्तों। यानी कि मैंने कोई किसी बच्चे के भ्रूण के प्रत्येक अंगों का निर्माण गुणसूत्र या क्रोमोसोम से होता है, जो 23 शुक्राणु से पिता के माध्यम से माता में जो है कि निषेचित होते हैं और 23 मादा के अंडाणु के माध्यम से निषेचित होकर दोनों जब निषेचन की क्रिया होते हैं तो वो 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम की मदद से एक बच्चे के कंप्लीट अंगों का निर्माण होता है दोस्तों। क्या कोई दिक्कत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या पूछ दे तो 23 46 और कितने जोड़े पूछ दे तो 23 जोड़े
बोलेंगे। एकदम बेबीआई क्वेश्चन सभी, ये सब बोर्ड मॉडल है आपके एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले देखकर जाइए और एग्जाम देकर आइए, फिर उसको देखिए। देखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग का हो या सेकंड सीटिंग का। मैं 100% 80 में 80 की का दावा नहीं ठोक सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि 60-70 क्वेश्चन दोनों ही सीटिंग का क्वेश्चन आपको जरूर टैली कर जाएगा, जिसमें से बनाना रहेगा मात्र 40 क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत ही इजी कर देगा ये वीडियो आपका, है कि नहीं। तो मैं आपको आगे की ओर लेकर आता हूं और क्वेश्चन अगला है कि एक लिंगी पादप, दो तरह के होते हैं ना, एक लिंगी और दूसरा उभयलिंगी। एक लिंगी पादप का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। पपीता का जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। बाकी सरसों उभयलिंगी है, उड़हुल उभयलिंगी है, टमाटर का पुष्प उभयलिंगी है, ठीक ना। तो ये आप माइंड में रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखते हैं मादा जनन तंत्र का भाग कौन कौन है। तो अंडाशय है, तो मतलब ये आंसर के हिसाब से नहीं होगा। गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, ये नहीं कि मादा जनन तंत्र देखे और सीधा लगा दिया अंडाशय। जय हो क्रांतिवीर, है कि नहीं। यहां पर पूछ रहा है कौन भाग नहीं है, यानी कि अंडाशय तो है तो नहीं होगा, गर्भाशय भी है नहीं होगा, शुक्रवाहिनी, अच्छा डिम वाहिनी भी है तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, शुक्रवाहिनी। जिस वाहिनी से होकर शुक्राणु विरसन से निकल के शुक्राशय में मिलती है, यानी विरसन से जब शुक्राणु निकलते हैं और जिस नलिका से होकर वो शुक्राशय में जमा होती है, उस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी, यानी शुक्राणु प्रवाहित करने वाली नलिका। इसीलिए ये पाई जाती है, नर का जनन अंग है, सी द राइट आंसर। ये जो है ना, ये नर में पाई जाती है, मादा का जनन भाग नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं क्वेश्चन को आगे लेकर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी, तो याद कीजिए जिसमें दोनों ही लिंग पाए जाते हो, नर और मादा दोनों के ही लिंग पाए जाते हो, ऐसे जीव को उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेढक एक लिंगी है, मछली एक लिंगी है, कछुआ एक लिंगी है, केचुआ जो है ना उभयलिंगी जीव है दोस्तों, ए द राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग किसमें, फल में बदलता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, क्या बोलेंगे, बी स्त्रीकेसर, अंडाशय, और लास्ट ऑप्शन है क्या दोस्तों, बीजांड। यानी कि बीज जो है ना, बीजांड जो है ना फूल में बदल जाता है, यानी कि फूल से बीज का निर्माण होता है। इसीलिए बोल सकते हैं फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो बीजांड। कौन सा भाग, बीजांड, डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और क्वेश्चन अगला है आपके स्क्रीन पे कि पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। पौधों में कौन अंग दोस्तों, पौधों में जनन अंग, पौधों में जनन अंग, तना में नहीं, जड़ में नहीं, पुष्प में। किसमें दोस्तों, पुष्प में, सी द राइट आंसर। इसी के साथ आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। इससे पहले भी ये हो चुका है, एक लिंगी पुष्प के हम उदाहरण दिए हैं। पपीता का पुष्प एक लिंगी होता है दोस्तों। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और क्वेश्चन आपका अगला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें होता है, इष्ट में। किसमें दोस्तों, इष्ट में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन है अगला, क्या भाई, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण नर के सबसे प्रमुख जनन अंग विरसन में होते हैं। नर का सबसे प्रमुख जनन अंग है विरसन। क्यों सबसे प्रमुख जनन अंग है विरसन, क्योंकि उसमें नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए इसको सबसे प्रमुख जनन अंग भी कहा जाता है मित्रों। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, कितने युग्म होते, कितने जोड़े होते सामान्य कोशिका में, 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े। अब आइए क्वेश्चन है आपका अगला कि हाइड्रा में
प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। तो प्रजनन की, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? मुकुलन। कौन सी विधि? मुकुलन। इसी के साथ सीधा राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग, फिर से आ रहा है, मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है, अंडाशय भाग है, गर्भाशय भाग है, डिंब वाहिनी भाग है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। सी द राइट आंसर। शुक्र वाहिनी नर का जनन अंग है, ये मादा का जनन भाग नहीं है, यानी सी द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा परागकोश में होता है? परागकोश में क्या होता है? पंखुड़ी, बीजाणु, अंडाणु, परागकण। तब परागकोश में बनेंगे क्या? परागकण। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन है आपका अगला, क्या है दोस्तों? तो पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में कौन सा जनन? अलैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? फूलों द्वारा। ठीक है, सी बी इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों, अब आपके बीच हम बायोलॉजी के 7 चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास लेकर आ रहे हैं, तो ध्यान देंगे इस पर। क्वेश्चन है आपके बीच कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? याद कीजिएगा, मेंडल का ये जो आनुवांशिकी का जो खोज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, उन्होंने मटर के पौधों पर आनुवांशिकी की नींव डाली थी दोस्तों। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, यहां क्वेश्चन पूछ रहा, आनुवांशिकी के प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो सी इज द राइट आंसर, मटर। और याद रखिएगा, आनुवांशिकी का पिता भी किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को या मेंडल को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पूर्व पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी था, ऑक्सीजन की कमी थी दोस्तों, इसीलिए पृथ्वी पर बहुत बाद में जीवन आई है, इसीलिए सी द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ओपेरिन ने, डार्विन ने, लोमार्क ने, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्या बोलूं कि डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? डार्विन ने। तो इसी के साथ क्वेश्चन आइए अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता, आगे आपके सामने आनुवांशिकी का पिता बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, टॉप बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना, कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल ना दे और सीधा मेंडल दे दे, फिर भी इसका सही आंसर मेंडल ही होगा। ठीक ना दोस्तों। अब आ जाइए, शॉर्ट नेम भी इसका बहुत ही फेमस है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन मतलब आनुवांशिक लक्षण का प्रतिपादन, आनुवांशिक लक्षण का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब आइए, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपांजी से, मकड़ी से, जीवाणु से? सही पूछिए तो मैं आपको बताऊं कि चीन का विद्यार्थी हो या जापान का विद्यार्थी हो, दिखाई तो मनुष्य जरूर देगा, इसीलिए ज्यादा समानता चीन के विद्यार्थी से। ए इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है अब बायोलॉजी का सबसे आखिरी चैप्टर से, हमारा पर्यावरण है ना, BS4 का संबंध है किस प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से। एक बात और याद रखिएगा, यूरो एच का भी संबंध
यूरो एच का भी संबंध दोस्तों वायु प्रदूषण से ही है। अगर पूछ दे BS4 का संबंध वायु प्रदूषण, यूरो एच का संबंध फिर भी क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण से, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि तालाब तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों, है कि नहीं, तालाब। अब आ जाइए, क्वेश्चन है आपका कृत्रिम नहीं होगा, अजैविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के हिसाब से प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक ना। अब आ जाइए, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, निम्न में से कौन, तो अधिकतम संख्या में मौजूद कौन है, उत्पादक हरे पेड़ पौधे अधिकतम संख्या में मौजूद है। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, ओजोन परत। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओजोन परत जिसका अनुसूत्र O3 है, समझ लीजिए, यहां पे आपको शॉर्ट नोट हम दे रहे हैं। ओजोन परत जिसका अनुसूत्र O3 है, यह सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए ओजोन की परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। यह सूर्य से निकलने वाली किस विकिरण को अवशोषित करती है, तो परावैंगनी विकिरण को। ओजोन की परत, ओजोन की जो परत है वो किस कार्बनिक रसायन के कारण विखंडित होता है, तो याद कीजिएगा, ओजोन की परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण वो विखंडित हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, ठीक ना। तो अभी ओजोन की परत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, तो और बोर्ड के एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना रहेगी। ओजोन की परत कह रही है कि ओजोन की परत के ह्रास के यानी टूटने के मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो ओजोन के परत के टूटने के कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला की मैं बात करूं तो खाद्य श्रृंखला में आ जाएंगे, जैसे मैं एक इसका पिरामिड संरचना बनाता हूं पोषी स्तर का, है ना, जिसमें से सबसे पहले स्तर पे, फर्स्ट स्तर पे दोस्तों पाए जाता है उत्पाद। फर्स्ट स्तर पे क्या पाया जाता है, उत्पाद, है ना, हरे पेड़ पौधे। सेकेंड स्तर में ये उत्पाद को ग्रहण करता है कौन, शाकाहारी जीव, तो दूसरे स्तर में पाया जाएगा शाकाहारी जीव। कौन जीव दोस्तों, शाकाहारी जीव। तीसरे स्तर में पाया जाएगा दोस्तों, जो शाकाहारी जीव को खाएगा वो तीसरे स्तर में, जिसको कहेंगे मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, ये तीसरे स्तर में पाया जाएगा। और चौथे स्तर पे पाया जाएगा उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव, उच्च श्रेणी के कौन जीव, मांसाहारी जीव। उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव, यानी कि 4 पोषी स्तर है। प्रथम पोषी स्तर में उत्पाद आते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी जीव आते हैं, तृतीय में जो शाकाहारी जीव को खाए वो मांसाहारी जीव आएंगे, और जो मांसाहारी जीव को भी खा ले वो उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव आते हैं, जो कि चतुर्थ पोषी स्तर पे है। पूछ देगा कि हरे पेड़ पौधे किस पोषी स्तर के उदाहरण है, तो प्रथम पोषी स्तर के। बोल देगा गाय भैंस हिरण ये किस पोषी स्तर के उदाहरण है, शाकाहारी यानी द्वितीय पोषी स्तर के। बोल देगा कि सियार लोमड़ी ये किस पोषी स्तर के उदाहरण है, तो तृतीय पोषी स्तर के। या पूछ दे कि जो शाकाहारी जीव को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में वो किस पोषी स्तर में आते हैं, तो शाकाहारी जीव को ग्रहण करने वाला जो मांसाहारी जीव है वो तृतीय पोषी स्तर में आते हैं। और जो जीव मांसाहारी
को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वो किस पोषी स्तर में आते हैं? तो वो चतुर्थ पोषी स्तर में आते हैं। ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप लोग को लेकर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन आते हैं? तो तीसरे पोषी स्तर पर जो शाकाहारी जीव को खाता है, यानी कि मांसाहारी जीव आते हैं। बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, यानी कि जो अपघटित हो सके, जैव निम्नीकरण किया जा सके, अपघटित किया जा सके जिसको। तो घास को अपघटित किया जा सकता है, पुष्प को भी किया जा सकता है, चमड़ा को भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। घास कर सकते हैं, लकड़ी भी हो सकता है, प्लास्टिक नहीं भाई, इसको अपघटित नहीं कर सकते। फूलों के छिलके हो सकते हैं, केक हो सकते हैं, स्टील नहीं हो सकते। चलिए, केक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, शीशा भी नहीं हो सकता। यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ में आ जाएंगे घास, पुष्प तथा चमड़ा। ए द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है, तो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा के स्रोत कौन हो जाएंगे? सूर्य का प्रकाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या है? उत्पादक। हरे पौधे क्या है बुआ? उत्पादक। और जो उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करे उसे उपभोक्ता कहते हैं। यानी हरे पेड़ पौधों को जो ग्रहण करता है वो उपभोक्ता, यानी शाकाहारी जीव जो है उपभोक्ता है, और जो हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक है। याद कीजिएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। और इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पे ओजोन की परत से दोस्तों। ओजोन की परत से है, ओजोन की परत पाई जाती है, कहां पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने स्क्रीन पे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय में, द्विदिशीय में, बहुदिशीय में, किसी भी दिशा में नहीं। तो क्या बोलेंगे? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ए द राइट आंसर। और इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है ओजोन परत। फिर से आगे आपके सामने स्क्रीन पर ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में नहीं, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। वायुमंडल के किस सतह में? ऊपरी सतह में। बी द राइट आंसर। इसके साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम? नहीं, ये नहीं करता। घास को खाया बकरी, उसको खाया मानव, ये कर रहा है भैया, है कि नहीं? घास, बकरी, मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। बी द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? शुरू में ही बता दिए हैं, सूर्य से निकलने वाली कौन किरण? परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती, पृथ्वी की रक्षा करती है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? हाँ भाई, घास, पुष्प तथा चमड़ा। बिल्कुल सही जवाब है ए द राइट आंसर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूरो एच। हाँ, हम आपको बता दिए थे यूरो एच से संबंधित है ना। यूरो एच का संबंध है किस प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से, है कि नहीं? अब आइए, फर्स्ट ही क्वेश्चन में हमने आपको क्लियर कर दिया था इसको, है कि नहीं? क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, निम्न में से किसे
आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उपभोग करे, हरे पेड़ पौधे का जो उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं, है ना, और जो उसको उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोग कौन कर रहा है? हरे पेड़ पौधे नहीं, नील हरित शैवाल नहीं, जंगली जानवर, है कि नहीं। यानी उपभोक्ता की श्रेणी में, उपभोग करने वाले श्रेणी में कौन आते हैं? जंगली जानवर। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ मैं बताऊं दोस्तों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो मैं बताऊं ओजोन का अणुसूत्र क्या है दोस्तों? O3। यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। इसीलिए सी इज द राइट आंसर। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसी के साथ अभी अभी मैं आपका पूरा का पूरा बोर्ड मॉडल, टॉप मॉडल जो भी ऑब्जेक्टिव था पूरे बायोलॉजी का, वो मैं आपका कवर कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से आप चाह लें तो पूरे बोर्ड में आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमसे आप जुड़े रहिए, ऐसे आप लाभ उठाते रहिए। मैं आपको बता दूं कि आपके फिजिक्स का भी पूरा हम 1 से लेकर 6 चैप्टर तक दे चुके हैं। केमिस्ट्री के भी 2 मैराथन में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। बायोलॉजी का एक ही मैराथन देके हम पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर दिए हैं। ये तीनों वीडियोज को आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मैं बता दूं कि आपका चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग टोटल कवर हो जाएंगे। यदि मेरी ये अंदाज आपको पसंद आ रही है और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से आपको लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी मजा आ जाएगा। और एक चीज और ना भूले आप लोग कि ये वीडियो से कईयों को लाभ मिल सकते हैं, पूरे बिहार को लाभ मिल सकता है। तो आपके माध्यम से आप जो भी लाभ पाने वाले व्यक्ति हैं उनको शेयर कर दे ताकि आपका भी वहां पर प्रशंसा और मेरा भी काम हो जाए। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। और मैं केवल मैट्रिक ही नहीं, आगे का भी बहुत सारा आप लोग को फीडबैक दूंगा जो फ्यूचर से संबंधित होगा, इंटर से संबंधित होगा, है कि नहीं। तो बनते हैं, आप फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मित्रों।